अगर आप पानी ज़रूरत से ज़्यादा कम पियोगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा? कैसे जज करिए कि कितना पानी मेरे लिए सही है, वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। पानी हमने प्रॉपर रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो दिक्कत, ज़्यादा रखेंगे तो दिक्कत। आपको अगर पानी की कमी होगी तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटे से क्वेश्चन जो हर एक किडनी फेलियर पेशेंट के माइंड में ज़रूर आता है कि उसको कितना पानी पीना चाहिए, इसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब भी एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो एक डॉक्टर बोलता है कि आपने 1 लीटर पीना है, दूसरा डॉक्टर कहता है कि आपने 1.5 लीटर पीना है। और जब हम अपनी बॉडी के अंदर पानी की लिमिट को कम करते हैं तो दूसरी दिक्कत हमें क्या देखने को मिलती है कि जो यूरिन आ रहा था वो भी आना बंद कर देता है और साथ साथ क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब समस्या को कैसे हैंडल किया जा सकता है वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप पानी जरूरत से ज्यादा कम पियोगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा। अगर हम पानी कम पीते हैं तो यूरिन कम बनता है और यूरिन कम बनेगा तो क्रिएटिनिन जो यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा था वो भी कम जाएगा। रिजल्ट क्या होगा कि आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए बॉडी के अंदर सही अमाउंट का पानी होना जरूरी है। और अगर किडनी फेलियर का पेशेंट क्रिएटिनिन को बॉडी से ज़्यादा निकालने के लिए पानी का इंटेक ज़्यादा करेगा तो उसके लेग में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किडनी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इतना सारा पानी को फिल्टर कर सके। तो दोनों तरफ दिक्कत है, कम पियोगे तो दिक्कत, ज़्यादा पियोगे तो दिक्कत। और हर शरीर की जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। किसी को पसीने ज़्यादा आते हैं, किसी को पसीने बिल्कुल नहीं आते, किसी को बोलने का बहुत काम होता है, किसी का बिल्कुल आराम से एसी में बैठने का काम होता है। तो सबकी पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो हम कैसे जज करें कि कितना पानी मेरे लिए सही है, वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। क्योंकि अगर एक पेशेंट राजस्थान में रहता है, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत पसीना आता है और पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पे बॉडी की, और अगर एक पेशेंट शिमला रहता है, वहाँ ठंडक ज़्यादा है, पानी की रिक्वायरमेंट कम है, तो कैसे हम दोनों को 1.5 लीटर पानी पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते ना। तो उसी को आज हम सिंप्लीफाइड तरीके से अब इसको हम जानेंगे। हमने अपनी बॉडी के अंदर लगे हुए सेंसर्स को सेंस करना पड़ता है। अगर आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी है। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, रिंकल्स पड़ रहे हैं, दैट मीन्स बॉडी में पानी की कमी है। अगर आपका जो गला है वो सूख रहा है तो वो बता रहा है कि आपके शरीर के अंदर पानी की कमी है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से आपको अगर पानी की कमी होगी तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है। इसको पूरा करना है, बट कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। आपने एक टाइम में आधा कप से लेकर 1 कप पानी एक टाइम में पीना है। इससे एक्सीड मत कीजिएगा, क्योंकि एकदम इतना सारा पानी किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी। तो हम आधा आधा कप पानी लेते रहेंगे जब तक हमारी प्यास नहीं बुझ जाती, और जब प्यास बुझ जाएगी तो उसके बाद हम पानी का इंटेक, लिक्विड का इंटेक, चाय कॉफ़ी, इन सब का इंटेक को मिनिमम टू मिनिमम कर देंगे या ना करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें प्यास लग भी रही है तो हम कोशिश करेंगे कि जो हम चाय है हमारी, जो हमने लेनी होती है, हमें आदत है, उससे हम उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लिप्स ड्राई नहीं होने चाहिए। और अगर आपके लेग पे आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है, कि पिटिंग एडिमा मिल रहा है, कि पानी आपको लग रहा है कि आपका वहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है, या आपके लंग्स में पानी भरता है, तो उसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं और तीनों पे एक साथ काम करना होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, यानी नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो आपके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो भी आपको स्वेलिंग मिलेगी। और अगर आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है तो भी आपको स्वेलिंग मिलेंगी। और अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो भी आपको स्वेलिंग मिलेगी। अगर आपके लेग के आसपास आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो सारे के सारे फैक्टर्स पे हमने एक साथ काम करना है। पहला काम क्या करना है, पानी का इंटेक हमने कम करना है। तो हम क्या करेंगे, पानी तब पियेंगे जब हमें प्यास लगेगी, उसके अलावा हम पानी नहीं पियेंगे। दूसरा, हम खाने में से सोडियम को बिल्कुल निकाल देंगे, यानी हम नमक को कोशिश करेंगे कि ना के बराबर लें या बिल्कुल बंद कर दें जब तक स्वेलिंग ना चली जाए। तीसरी चीज़ क्या करेंगे कि अगर हमारी ब्लड की रिपोर्ट के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम आ रही है, हमारा हीमोग्लोबिन कम आ रहा है और इंजेक्शन लगवाने के बाद भी वो नहीं बढ़ पा रहा, तो हम बॉडी के अंदर प्रोटीन का इंटेक करेंगे, क्योंकि वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और उस प्रोटीन को हम कौन सा लेंगे, हम वो प्रोटीन लेंगे जो आराम से पच जाए और आराम से एब्जॉर्ब हो जाए और बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को ना बढ़ाए। तो ऐसे जो प्रोटीन होता है वो बहुत लिमिटेड होता है और ये प्रोटीन हमें अक्सर दालों से मिलता है, और दालों में भी खासकर वो दालें
दालें जिनको पचाना बहुत आसान होता है, जैसे मूंग की दाल है, मोट की दाल है या मसूर की दाल है। ये वो दालें होती हैं जो हम अक्सर बुखार में भी खा लेते हैं और बुखार में भी हमें डाइजेस्ट हो जाती है और ये बहुत तेज़ी से बॉडी को एनर्जी देती है, इसी वजह से हम इसको बुखार में भी खाते हैं। इसी तरह से जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो हम एग की जगह या फिर चिकन मटन खाने की जगह हम दालों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, जिससे बॉडी के अंदर जो हमारा प्रोटीन का इनटेक है वो बना रहे, बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है जो आपके ब्लड के साथ होता है वो निकल के टिश्यूज़ में ना आए, आपके ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ठीक से बना रहे और आपको किसी भी टाइप की स्वेलिंग, लंग्स में पानी भरने जैसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको समझना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है। पानी हमने प्रॉपर रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो दिक्कत, ज़्यादा रखेंगे तो दिक्कत। तो बैलेंस बनाने के लिए हमें अपने सेंसर को सेंस करना है, उनको हम सेंस करते रहेंगे, उनको हम देखते रहेंगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी पिएंगे तो किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को पानी की वजह से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से मिले, उनकी रिपोर्ट्स देखिए कि उन्होंने किस तरह से अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन पे कंट्रोल लेकर आए। और जो आपको रिपोर्ट्स दिखाने वाला हूं मैं बहुत ज़्यादा पुरानी, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम की नहीं दिखाने वाला। वो जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ 1 मंथ के अंदर आए हैं, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि साई संजीवनी किडनी फेलियर की फील्ड के अंदर पेशेंट की कैसे हेल्प करती है। तीन महीने में के अंदर इन्होंने क्या फील किया साइंस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट के बारे में, ये सब हम जानेंगे राजवीर सिंह से। तो राजवीर सिंह जी, ये दिक्कत आपको कब शुरू हुई? ये सर जनवरी में शुरू हुई, जनवरी 2018 में। तो कैसे पता लगे कि आपको किडनी की दिक्कत हो रही है? मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर तो मुझको थी। कितना ब्लड प्रेशर रहता था? ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता था साहब। कितना? ये तो नियर अबाउट नीचे वाला तो 102 भी पहुँच जाता था। अच्छा, हाँ हाँ। और ऊपर वाला कितना? ऊपर वाला 180 ऐसे पहुँचाता था। 180 और 102 यानी कि मतलब डॉक्टर साहब जो थे, जो मुझे देख रहे थे, इतने ब्लड प्रेशर पे जाने के बाद वो घबरा गए, लेकिन मुझको एक्चुअली बॉडी इतनी वो हो चुकी थी तो मुझको इतना वो नहीं पता नहीं लगता था, मगर उसका शरीर के अंदर नुकसान चल रहा था, नुकसान पहुंच रहा था। और उसके बाद आपकी और दिक्कत क्या महसूस करते थे उस टाइम में? दिक्कत नहीं, एकदम स्वेलिंग आई थी। स्वेलिंग पैर में आई थी? पैर में और यहाँ चेहरे पे आई थी। तो उसके बाद जब आपको पता लगा कि आपको किडनी की दिक्कत है तो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था? रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने देखा कि वो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब ने कराया। किडनी में क्या दिक्कत बताई थी? श्रिंकेज बताई थी? क्या बताया था? वो जो इसमें कोई गैप समथिंग जो भी है वो नसों में गया। राजवीर सिंह की जो किडनी का साइज था वो छोटा होता जा रहा था, वो श्रिंक कर रही थी, वो अपने नॉर्मल साइज से बदल गई थी। और इनको रीनल पैरेन्काइमा डिजीज़ जो कि अक्सर देखी जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, वो दिक्कत शुरू हो गई। तो जब आप यहाँ आए तो किडनी आपकी क्या कंडीशन थी? उस टाइम तो मेरा लेवल 8.25 था। और बीपी और शुगर का क्या हाल था? वो भी उसी पोजीशन में थे, मतलब पुराने पोजीशन में। और शुगर कितनी रहती थी? शुगर जो शाम की थी वो नियर अबाउट 260, जो और ये 260 के आसपास, 260 के पास, क्योंकि मैं इंसुलिन ले रहा था तो सुबह की तो कंट्रोल रहती थी। अच्छा, इंसुलिन कितने यूनिट ले रहे थे? 18 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद इनकी शुगर 260 थी। रैंडम मान लेते हैं इसको हम, तो इतने हाई लेवल। अब आपको 3 महीने के अंदर शुगर आपकी क्या स्टेटस है? शुगर तो बहुत ही कंट्रोल आ चुकी है डॉक्टर साहब। फिर भी मुझे थोड़ा सा बाकी सब ऑडियंस को बताओ कि क्या लेवल्स आ गए। मॉर्निंग का जो है, जो मैं फास्टिंग कर लेता हूँ, वो नियर अबाउट 78, 90, 100 से नीचे रहती है। नॉर्मल हो गई? नॉर्मल, वो तो बहुत नॉर्मल हो गया। और इसमें आप यूनिट्स कितने ले रहे हो इंसुलिन के? यूनिट जो आज की तारीख में ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ, 10 या 12, 10। 18 यूनिट से 10 यूनिट पर आए हैं 3 महीने के अंदर। शुगर जो 260 रहती थी अब वो नॉर्मल वैल्यूज के अंदर रहती है, क्लोज टूवर्ड्स, अब क्या कहते हैं कि
कम की तरफ ज़्यादा रहती है, इसलिए इनको हर महीने 2 से 4 यूनिट इंसुलिन घटाना पड़ता है कि वो जो लेवल्स हैं वो बने रहें, बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक ना हो। बीपी का क्या कंडीशन है? बीपी एक्चुअली जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये हुआ, अदरवाइज बीपी मेरा इतना बढ़िया था डॉक्टर साहब कि ये 70 और 120 130 यहाँ तक ही रहता था। अब जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये तब से थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा, अदरवाइज बहुत कंट्रोल था। तो ना सिर्फ KFR की ट्रीटमेंट ने इनकी शुगर लेवल को मेंटेन किया, इनकी बीपी को भी कंट्रोल किया। बहुत बढ़िया था। मैं 69 121 आप लगा लिया, अंदाजा लगा लिया। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप किडनी की दिक्कत को जीतना चाहते हो, किडनी फेलियर से मुक्त होना चाहते हो, तो हमेशा उसकी जड़ में, उसके कारण में जाके वर्क करो कि जिसने आपकी किडनी खराब की पहले तो उसको बाहर निकालो। तो अब राजवीर सिंह जी की कंडीशन के अंदर दिक्कत दोनों थी, डायबिटीज़ भी थी और इनको दिक्कत बीपी की भी थी, मगर जहाँ तक हमें लगा जो हमने ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया वो किया कि बीपी को दिक्कत ज़्यादा मेन लेकर कि बीपी की वजह से किडनी में श्रिंकेज दिखी जाती है। तो किडनी की श्रिंकेज की वजह से हमने इनका जो ट्रीटमेंट रखा वो बीपी माइंड में रखा कि पहले बीपी को मेंटेन करो, बीपी मेंटेन हो जाएगा तो कम से कम इतना हो जाएगा कि किडनी को आने वाले दिनों में बीपी से और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जब नुकसान होना बंद हो गया, आगे की जो दिक्कत है वो किडनी की जो खराब होने की जो स्पीड थी वो बंद हो गई और वहाँ से शुरुआत होती है ठीक होने की। अभी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने के अंदर यूरिया पहले 3 महीने पहले क्या था? वो तो बहुत ज़्यादा 3 महीने पहले तो बहुत ज़्यादा था। आप उसका देखोगे तो वो तो 2 पता नहीं 100 देख के बताओ कितना है, इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं आपके पास। यूरिया था 147। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो भूख होती है खत्म हो जाती है। ये जो कंडीशन के अंदर पेशेंट को नोजिया आना शुरू हो जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता, भूख खत्म हो जाती है और पेशेंट अपना रेगुलर वेट लॉस कर रहा होता है। 2 रीज़न से, एक तो यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, उस वजह से शरीर में से प्रोटीन बाहर चला जाता है, और दूसरा कि जो आपकी भूख है वो खत्म हो जाने की वजह से आप खाने का इंटेक कम कर देते हो और लेवल्स आपके 151 तक है। ये 151 मैक्सिमम जो इनका गया हुआ है 151। अब क्या कंडीशन है 3 महीने के ट्रीटमेंट के? अब तो बहुत बढ़िया सर, भूख तो बहुत तेज लगती है। भूख तेज। यूरिया का लेवल क्या है? यूरिया का अभी मैं लास्ट आपने उसमें देखा है, अभी तो मोबाइल में आपने उसमें मोबाइल में देखा था। जहाँ तक है मेरे 50-60 के पास है। बहुत ज़्यादा, बहुत कम। अब जो लेवल है इनका है 57 नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल के बहुत पास है। जब आपके लेवल इतने डाउन हो जाते हैं तो आप ये समझिए ये डाउन क्यों हुए, किस वजह से हुए। यूरिया जो है वो लीवर बनाता है, लीवर बनाने के बाद उसको ब्लड में छोड़ देता है, किडनी उसको शरीर से बाहर करती है। ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है जिसे बॉडी से बाहर चला जाना चाहिए। अगर ये शरीर में इकट्ठा होता रहता है तो ये अलग टाइप के दिक्कतें पैदा करता है, जैसे भूख ना लगना, मुँह से स्मेल आना, फिश जैसी स्मेल आना। तो जब किडनी की फंक्शनिंग फास्ट हुई, किडनी ने जो खून को साफ करना ज़्यादा शुरू किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यूरिया जो पहले आपका 150 से प्लस था वो डाउन होते होते ही अब नॉर्मल के पास आ चुका है। भूख खुल चुकी है बॉडी में। अब आपको क्या बदलाव नजर आते हैं बॉडी में? मतलब मेरे को वैसे कोई दिक्कत ऐसी महसूस होती ही नहीं है डॉक्टर साहब, बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं। अगर मैं हूँ तो अगर मैं मतलब पहली बात तो सोचता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को वैसे नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। बीमार तो हूँ, अगर मैं इसका कैटलाइन को देखता हूँ तो लगता है बीमार हूँ। अदरवाइज बॉडी को ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, मेरे को बॉडी जो पहले से कमजोर हो गया हूँ तो दूसरा कहेगा कमजोर, अदरवाइज किसी को पता नहीं कि मैं बीमार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि एक किडनी फेलियर पेशेंट को कितना पानी पीना चाहिए। हमें पीना है अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर हम पानी कम पीएंगे तो दिक्कत क्रिएटिनिन बढ़ेगा, अगर हम ज़्यादा पीएंगे तो दिक्कत स्वेलिंग बढ़ेगी। तो हमने उन चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाते हुए पानी की रिक्वायरमेंट को सही रखना है। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि कितना पानी लेना है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस एंड इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हो। अब इसी के साथ आप सभी से चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।